हेलो गाइस, हम आज उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जनवरी 2011 के हिंदी प्रश्न पत्र का हल देखेंगे। ये यूथ पब्लिकेशन से है। इसके 1 to 5 क्वेश्चंस तो गद्यांश से लिए गए हैं। तो हम 6 क्वेश्चन से देखेंगे कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए नवग्रह, गांठकर, महात्मा या आमरण। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, आमरण। आमरण मृत्यु एक अव्ययी भाव समास। इस समास में प्रथम पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता होती है। पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में व्याहत होता है। नवग्रह नवग्रहों का समाहार मतलब द्विगु समास। महात्मा महान आत्मा है जो, कर्मधारय समास। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? कौआ, कटु, चाचा या वेडज्ञ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ है। इस युक्ति को चरितार्थ करने वाली कहावत है। अंधे को न्योता दो जने आए। ऑप्शन नंबर बी कुत्ते को खिलाई खीर पाप में न पुण्य में। गधे की खाई खेती न पाप में न पुण्य में। ऑप्शन नंबर 4 है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इसका राइट आंसर होगा जो वो ऑप्शन नंबर बी होगा। कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ है। इस युक्ति को चरितार्थ करने वाली कहावत कुत्ते को खिलाई खीर पाप में न पुण्य में होता है। अंधे को न्योता दो जने आए। किसी विशेष काम के करने के कारण विपत्ति आना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख गुणों का महत्व नहीं समझता। मूर्ख जो होते हैं वो गुणों का महत्व नहीं समझते। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। ऑप्शन है हमारे बंद मुट्ठी में क्या है, पर्दे के पीछे कौन है, ना जाने भाग्य में क्या है, ना जाने ऊँट किस करवट बैठेगा। इसका राइट आंसर होगा डी। अनिश्चितता के लिए उपयुक्त उदाहरण है ना जाने ऊँट किस करवट बैठेगा। शेष सभी मुहावरे ही नहीं हैं। हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा अन प्लस वेषण या फिर अनु प्लस एषण या फिर अन प्लस ऐषण या अन प्लस वेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अन प्लस ऐषण। अन प्लस ऐषण अन्वेषण यण संधि। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो ऑप्शन है हमारे लौकिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति या सौरसेनी अपभ्रंश या मगधी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सौरसेनी अपभ्रंश। हिंदी की मूल उत्पत्ति जो हुई है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी भाषा एवं विकास, वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश कौरवी, हरियाणवी, दक्कनी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, कुमाऊनी और गढ़वाली। अर्धमागधी अपभ्रंश जो है अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी। मागधी अपभ्रंश जो है भोजपुरी, मगही तथा मैथिली। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? तो स्वतंत्र रूप से कौन सी ध्वनि बोली जाती हैं? स्वर, व्यंजन, अक्षर या फिर वर्ण। तो स्वर। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं उसे स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो पाता वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। वर्ण या अक्षर। हिंदी भाषा में ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। कौन सा शब्द जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अटवी, कांता, कांतार या कानन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कांता शब्द स्त्री का पर्यायवाची। इसके अन्य पर्यायवाची नारी, महिला, अबला, कांता, कामिनी, वनिता, ललना, दिया, दारा आदि हैं। जबकि अटवी, कांतार, कानन, विपिन, वन, अरण्य आदि जंगल के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप है प्रज्वलित, प्रज्वलित या प्रज्वलित या प्रज्वलित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रज्वलित शब्द की वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, अन्य सभी विकल्प असंगत हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे।
नीचे लिखे गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन है, उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, 30 वर्ष की अवस्था है इस समय उसकी, या इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बी। इस विकल्प इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है वाक्य शुद्ध है, अन्य सभी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। निर्वात का समानार्थी शब्द है, तो निर्वात का समानार्थी शब्द क्या होगा? भ्रम, विवाद रहित, बिना हवा वाला या बुराई। तो इसमें राइट आंसर होगा सी। निर्वात का समानार्थी शब्द बिना हवा वाला होता है। भ्रम रहित का निर्भ्रम या विवाद रहित का निर्विवाद तथा बुराई का निंदा समानार्थी शब्द होता है। निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। लेटना, छूटना या पिघलना या तड़पना। इसका राइट आंसर होगा तड़पना। तड़पना जो है वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें कर्म हो, जिसके साथ कर्म की संभावना हो, जैसे खाना, तड़पना आदि। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का व्यापार और फलकर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं, जैसे लेटना, छूटना, पिघलना, सोना आदि। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए। तो इसके ऑप्शन है सप्रेम नमस्कार, सादर प्रणाम, सस्नेह या चिरंजीव। तो इसका राइट आंसर होगा बी। बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन सादर प्रणाम होगा। सप्रेम नमस्कार अपने से बराबर के लोगों से किया जाता है तथा अपने से छोटों को सस्नेह तथा चिरंजीव का आशीर्वाद दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? घृत, अत्यन या दुग्ध या आंसू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंसू। आंसू शब्द तद्भव है, इसका तत्सम अश्रु होता है, जबकि घृत, दुग्ध तथा अत्यन तत्सम शब्द हैं। इसका तद्भव घी, दूध होता है। अत्यन अरबी शब्द है जिसका अर्थ बलवान होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मनस्वी, मानवता, मनुष्यत्व या आदमियत। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक शब्द है मानवता, जबकि मनुष्यत्व गुणवाचक संज्ञा तथा मानवता एवं आदमियत व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसमें बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? कवित्री या कवियत्री या कवियत्री या कवियत्री। तो इसका राइट आंसर सी होगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कवियत्री होता है। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ए, गुणवाचक विशेषण। परिश्रमी शब्द में गुणवाचक विशेषण का बोध होता है, जैसे जिस शब्द से संज्ञा, गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हों उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नया, पुराना, बाहरी, लंबा, चौड़ा, लाल, पीला, दुबला, पतला, पानी, दानी आदि हैं। संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे सब कुछ, 4, 30 आदि। परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जैसे संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य भेद है परिमाणवाचक विशेषण होता है। यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। तोला, थोड़ा, कुछ, सब, पूरा आदि। सार्वनामिक विशेषण जो होता है वो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यह, वह, कोई आदि। कर्मवाचक या प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रत्यय उपयुक्त स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? स्व, सा, स्वयं या सम। तो इसका राइट आंसर होगा स्वयं। स्वयंवर शब्द में स्वयं उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। सम उपसर्ग संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास, संस्कार। सा उपसर्ग सफल, सजग, सरस या सहित। और जो स्व उपसर्ग है वो स्वभाव, स्वदेश,
स्वराज, स्वरूप या स्व की। स्वयं उपसर्ग है जो स्वयंवर, स्वयंसेवक, स्वयंसेव या स्वयंभू। गवैया, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। गवैया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है? कृत्यवाच, कर्मवाच कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय या भारवाचक कृत प्रत्यय। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गवैया कृत्यवाच प्रत्यय का शुद्ध रूप है। जिस कृदंत शब्दों से क्रिया के करने वाले का बोध हो उन्हें कर्तृवाच्य प्रत्यय कहते हैं। जैसे अक, अक्कड़, अंकु, आकू, इयल या एरा, एया, ऐत, ओड़ा, बया या सार इत्यादि। कर्मवाचक कृत प्रत्यय, जिस कृदंत शब्द से क्रिया के कर्म का बोध होता है वे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आना, आवत, औना, औनी, ना, नी आदि। करणवाचक कृत प्रत्यय जो होती हैं वो जिन कृदंत शब्दों से किसी के स्थान का बोध होता है उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। भाववाचक कृत प्रत्यय होते हैं जिन कृदंत शब्दों के द्वारा क्रियाओं के भाव का पता चले वे भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? देव, छात्र, नक्षत्र या प्राण। इसका राइट आंसर होगा डी, प्राण। प्राण शब्द प्रायः बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है जबकि देव, छात्र तथा नक्षत्र एक वचन के शब्द हैं। इनका बहुवचन देवताओं, छात्रों तथा नक्षत्रों होता है। 26 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। जिसको व्याकरण का ज्ञान हो के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो उसके लिए व्याकरण पंडित, व्याकरण या फिर व्याकरणाचार्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जिसको व्याकरण का ज्ञान हो इसके लिए एक शब्द है व्याकरण या व्याकरणिक। लाघव शब्द का विपरीतार्थक शब्द है विस्तार, संक्षेप, लंबा या दीर्घकालीन। इसका राइट आंसर होगा विस्तार। लाघव शब्द का विपरीतार्थक शब्द विस्तार होगा जबकि संक्षेप, लंबा तथा दीर्घकालीन शब्दों का विपरीतार्थक शब्द विस्तृत, छोटा तथा अल्पकालीन होगा। उपयुक्त वाक्यांश का चयन कीजिए। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं। तो बलिदान की भावना के क्या प्रेरक होते हैं? समाज सुधारक, संस्कृति पुरुष या देशभक्त या स्वामी भक्त। इसका राइट आंसर होगा सी, बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं। उपयुक्त वाक्यांश देशभक्त परक है। यह वाक्य के देश पर बलिदान होने की भावना का द्योतक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। महात्मा गांधी अहिंसा के साक्षात थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विग्रह, अनुग्रह, परिग्रह या अपरिग्रह। इसका राइट आंसर होगा सी, परिग्रह। महात्मा गांधी अहिंसा के साक्षात परिग्रह थे। परिग्रह शब्द इस वाक्य के लिए उपयुक्त है जबकि अन्य सभी विकल्प असंगत हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। प्रत्येक चिन्ह डैश 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 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। के लिए, में, के या से। इसका राइट आंसर होगा के लिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। के लिए शब्द इस वाक्य के लिए उपयुक्त है जबकि अन्य सभी विकल्प असंगत हैं। थैंक यू।